स्वागत है। आज हम बहते पानी की दुनिया में उतर रहे हैं। सोचिए, एक छोटी सी धारा से लेकर विशाल नदी तक ये पानी कैसे पहाड़ों को काटता है, मैदान बनाता है और लगातार पृथ्वी की शक्ल बदलता रहता है। हमारे पास भूगोल के एक अध्याय का अंश है जो नदियों की इसी कहानी को बताता है। हमारा मकसद ये समझना कि नदियां कैसे काम करती हैं, धरती को कैसे तराशती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी दिलचस्प आकृतियां बनती हैं। चलिए इस धारा के साथ बहते हैं। बिल्कुल। बहता पानी और खासकर नदियां शायद पृथ्वी की सतह को बदलने वाला सबसे शक्तिशाली बाहरी एजेंट है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे अनाच्छादन या ड्यूनुडेशन कहते हैं। मतलब धरती की सतह का धीरे धीरे घिसना और नीचा होना। हर बारिश की बूंद, हर छोटी धारा, सब इसमें अपना योगदान देती हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? एक नदी कहाँ जन्म लेती है, मतलब इसका स्रोत? ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जहां बारिश या बर्फ पिघलने से पानी इकट्ठा होता है। इस इलाके को नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कहते हैं। और पहाड़ों की चोटियां अक्सर जल विभाजक मतलब वाटरशेड का काम करती हैं, जहां से पानी फिर अलग अलग दिशाओं में बह निकलता है। अच्छा, और फिर ये पानी ढलान पर बहना शुरू कर देता है ना? हाँ, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पर बहने वाली जो पहली मुख्य धारा बनती है उसे अनुवर्ती धारा या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। जैसे जैसे ये धारा आगे बढ़ती है और अपनी घाटी को गहरा करती है, इसमें आसपास की कई छोटी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, वो आके मिलती जाती हैं। क्या इन सहायक नदियों के मिलने का कोई खास तरीका होता है या ये बस यूं ही कहीं से भी मिल जाती हैं? नहीं, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उस इलाके की चट्टानें कैसी हैं। अगर चट्टानें हर जगह मतलब एक जैसी हैं, चाहे मजबूत हों या कमजोर, तो सहायक नदियां किसी भी दिशा से आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। इससे एक पेड़ की शाखाओं जैसा पैटर्न बनता है। इसे द्रुमाकृतिक या डेंड्रिटिक जल निकासी प्रणाली कहते हैं। कई नदियों में ऐसा दिखता है। अच्छा, पेड़ की शाखाओं जैसा। और अगर चट्टानें अलग अलग तरह की हों, मान लीजिए कहीं नरम कहीं सख्त? हाँ, तब पैटर्न बदल जाता है। मान लीजिए कठोर और नरम चट्टानों की परतें एक के बाद एक हैं। तो जो सहायक नदियां हैं वो नरम चट्टानों को आसानी से काटकर बहेंगी और कठोर चट्टानों के समानांतर बहती हुई मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर मिलेंगी। इससे एक जाली जैसा पैटर्न बनता है जिसे जालीदार या ट्रेलिस्ड पैटर्न कहते हैं। ये दिखाता है कि भूविज्ञान कैसे नदी के रास्ते को गाइड करता है। ये तो काफी दिलचस्प है। नदियां सिर्फ बहती नहीं है, वो अपने साथ काफी कुछ बहाकर भी ले जाती हैं। इसे नदी का भार या रिवर्स लोड कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? हाँ, नदी का भार 3 तरह का होता है मुख्य रूप से। पहला, वो पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे चूना पत्थर से घुला हुआ कैल्शियम। इन्हें घुले हुए पदार्थ या मटेरियल्स इन सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा, बारीक कण जैसे रेत, सिल्ट, मिट्टी जो पानी में तैरते हुए मतलब सस्पेंशन में चलते हैं, ये निलंबित पदार्थ या मटेरियल्स इन सस्पेंशन कहलाते हैं। और तीसरा, वो शायद सबसे भारी वाला होता होगा। बिल्कुल, तीसरा है कर्षण भार यानी ट्रैक्शन लोड। इसमें भारी चीजें होते हैं, कंकड़, पत्थर, बोल्डर, जो नदी के तल पर लुढ़कते, फिसलते या घिसड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और असल में यही भार नदी को कटाव करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो नदियां कितना मलबा ढोती हैं, क्या इसका कोई अंदाजा है? यहाँ आंकड़े शायद चौंकाने वाले हों। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में बहता पानी पृथ्वी की सतह के हर वर्ग मील से औसतन 200 टन से ज्यादा ठोस मलबा। हर वर्ग मील से 200 टन? हाँ, और 50 टन से ज्यादा घुले हुए पदार्थ समुद्र में बहा ले जाता है। मिसिसिपी नदी को ही देखिए, ये रोजाना 20 लाख टन से ज्यादा मलबा मेक्सिको की खाड़ी में डालती है। रोज का 20 लाख टन? ये तो विश्वसनीय है। बिल्कुल। और बर्मा की इरावती जैसी तेज नदियां तो इतनी तेजी से कटाव कर रही हैं कि वो अपने पूरे बेसिन की सतह को हर 400 साल में लगभग 1 फुट नीचे कर देती हैं। सोचिए, ये रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ ही मानव पीढ़ियों में पूरा भूदृश्य बदल सकता है। ये दिखाता है कि पृथ्वी की सतह कितनी गतिशील है, कितनी बदलती रहती है। तो ये विशाल तराशने का काम ये कटाव नदी करती कैसे है? किन तरीकों से ये होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण पर ध्यान देते हैं। पहली और शायद सबसे ताकतवर है अपघर्षण,
यानी करोजन या अब्रेजन। इसमें नदी अपने साथ बहाए जा रहे कंकड़ पत्थरों मतलब कर्षण भार को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और उनसे अपने तल और किनारों को रगड़ रगड़ कर काटती है, बिल्कुल जैसे रेगमाल घिसता है। यही प्रक्रिया घाटी को गहरा मतलब वर्टिकल करोजन और चौड़ा लैटरल करोजन करती है। अच्छा, तो ये कंकड़ पत्थर ही औजार बन जाते हैं। और दूसरी मुख्य प्रक्रिया? दूसरी है जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। ये सीधे पानी के बल का असर है। तेज बहता पानी चट्टानों की दरारों में घुसकर हवा को दबाता है, जिससे दरारें चौड़ी होती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। पानी का बहाव ढीले मलबे को भी उखाड़कर बहा ले जाता है। इसके अलावा पानी चट्टानों को रासायनिक रूप से घुलता भी है, जिसे संचारण या करोजन कहते हैं। और नदी के कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते और गोल होते हैं, वो सन्नी घर्षण है या एट्रिशन है। लेकिन हाँ, अपघर्षण और जलगति क्रिया सबसे ज्यादा कटाव करती हैं। समझ गया। तो इन प्रक्रियाओं से नदी एक तरह की मूर्तिकार बन जाती है। कहा जाता है कि नदी की पूरी यात्रा को 3 हिस्सों या अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऊपरी मार्ग यानी युवावस्था, मध्य मार्ग यानी परिपक्वता और निचला मार्ग यानी वृद्धावस्था, जैसे इंसान का जीवन। चलिए नदी की इस जीवन यात्रा को समझते हैं, शुरुआत से, ऊपरी मार्ग से। तेज होती है, इसलिए पानी बहुत तेजी से और ताकत से बहता है। यहाँ नदी का सारा ध्यान अपनी घाटी को नीचे की ओर मतलब गहरा काटना, वर्टिकल कोरोजन पर होता है। बिल्कुल। और नतीजा एक गहरी संकरी वी आकार की घाटी बनती है। वी आकार की घाटी। और अगर चट्टानें बहुत मजबूत हो तो तब क्या होता है? तब नदी और भी गहरी और खड़ी दीवारों वाली घाटी काट सकती है। इसे गॉर्ज कहते हैं। जैसे भारत में सिंधु या ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज हैं, बहुत गहरे हैं। और शुष्क इलाकों में जहां किनारों का कटाव बारिश की कमी से कम होता है, ये गॉर्ज और भी विशाल और गहरे हो सकते हैं। तब उन्हें कैनियन कहते हैं। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, ग्रैंड कैनियन तो जबरदस्त है। अच्छा, इस युवा अवस्था में एक और दिलचस्प चीज होती है, नदी अपहरण, रिवर कैप्चर। ये क्या है? सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, ये प्रक्रिया काफी नाटकीय हो सकती है। असल में सोचिए, 2 नदियां अगल बगल बह रही हैं। एक ज्यादा ताकतवर है, मतलब उसका कटाव ज्यादा तेज है, खासकर पीछे की ओर स्रोत की तरफ। इसे हेडवर्ड इरोशन कहते हैं। तो ये ताकतवर नदी काटते काटते बीच के जल विभाजक को तोड़ देती है और दूसरी कमजोर नदी के पानी को अपनी धारा में मिला लेती है। तो एक तरह से ज्यादा ताकतवर नदी ने कमजोर नदी का पानी अपहरित कर लिया, कैप्चर कर लिया। वाह, एक नदी दूसरे का पानी चुरा लेती है। बिल्कुल। इसके क्या निशान छूटते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कैसा हुआ है? हाँ, कुछ खास निशान बनते हैं। जहां अपहरण होता है वहां नदी के रास्ते में एक तेज मोड़ बनता है, जिसे अपहरण की कोहनी या एल्बो ऑफ कैप्चर कहते हैं। और जिस नदी का पानी छिन गया, वो बेचारी सिरकटी धारा या बेहेडेड स्ट्रीम बन जाती है। और उसकी जो सूखी हुई ऊपरी घाटी होती है, वो वायु दर्रा या विंड गैप कहलाती है, क्योंकि अब वहां पानी नहीं, हवा बहती है। कमाल है। और पहाड़ों में दिखने वाले वो खूबसूरत झरने, वाटरफॉल्स और रैपिड्स, वो भी यहीं बनते हैं, ऊपरी मार्ग में। हाँ बिल्कुल, ये ऊपरी मार्ग की खासियत है। रैपिड्स मतलब छोटी छोटी उछालें और झरने मतलब बड़ी गिरावट। ये तब बनते हैं जब नदी का पानी बारी बारी से कठोर और नरम चट्टानों की परतों के ऊपर से बहता है। नरम चट्टान तेजी से कट जाती है, जबकि कठोर चट्टान अपनी जगह खड़ी रहती है। इससे नदी के तल में एक सीढ़ी या खड़ी ढलान बन जाती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। नयाग्रा फॉल्स इसका क्लासिक उदाहरण है। और हाँ, जहां पानी गिरता है वहां वो अपनी ताकत से एक गड्ढा बना देता है, जिसे प्लंज पूल कहते हैं। अब नदी पहाड़ों से उतरकर थोड़ी समतल जमीन पर आती है। ये है मध्य या घाटी मार्ग, मिडिल कोर्स या मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ ढलान कम हो जाती है तो नदी थोड़ी शांत हो जाती है। अब उसका मुख्य काम घाटी को गहरा करना नहीं रहता, बल्कि चौड़ा करना होता है। मतलब लैटरल कोरोजन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पानी की मात्रा वो भी तो बढ़ जाती होगी यहाँ तक आते आते। हाँ जरूर, क्योंकि रास्ते में कई सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। पानी और मलबे की मात्रा बढ़ने से नदी अब मुख्य रूप से परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। हालांकि किनारों पर थोड़ा बहुत जमाव, डेपोजिशन भी शुरू हो जाता है। और घाटी चौड़ी होने लगती है। और यहीं पर वो प्रसिद्ध घुमावदार मोड़ बनते हैं, विसर्प, मियांडर्स। नदी ऐसे लहरा कर क्यों चलती है? सीधी क्यों नहीं बहती?
सीधी रेखा में बहना प्रकृति में बहुत मुश्किल है। जमीन में थोड़ी भी रुकावट या ढलान में हल्का सा भी फर्क होने पर पानी मुड़ने लगता है। फिर क्या होता है कि बाहरी किनारे पर, मतलब मोड़ के बाहर वाले हिस्से पर, पानी तेज बहता है और कटाव करता है। इससे नदी क्लिफ जैसा खड़ा किनारा बनता है, जबकि अंदरूनी किनारे पर पानी धीमा होता है और अपने साथ लाई रेत बजरी जमा करता जाता है। इसे विसर्पी ढलान या स्लिप ऑफ स्लोप कहते हैं। और यही कटाव और जमाव का खेल मोड़ों को और बढ़ाता जाता है और नदी सांप की तरह लहराकर बहने लगती है। ये विसर्प कहलाते हैं। और अब नदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है, निचला या मैदानी मार्ग, लोअर कोर्स या ओल्ड एज स्टेज। यहाँ नदी बहुत चौड़े, लगभग समतल मैदान पर बहती है। ढलान न के बराबर होती है, इसलिए गति बहुत ही धीमी हो जाती है। अब कटाव तो लगभग बंद ही हो जाता है। तो यहाँ नदी का मुख्य काम क्या रह जाता है जब कटाव बंद हो गया? तो मुख्य काम है जमाव, डेपोजिशन। नदी अब एक तरह से थक चुकी है और अपने साथ लाए मलबे को, खासकर भारी सामान को, और ढो नहीं पाती, तो वो उसे अपने तल में ही जमा करने लगती है। इससे नदी उथली हो जाती है और कभी-कभी पानी का रास्ता रुकने से वो कई छोटी छोटी धाराओं में बँट जाती है। इसे गुम्फित धारा या ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। और यहाँ वो उपजाऊ मैदान बनते हैं जहाँ खेती होती है, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स। बिल्कुल सही। जब कभी नदी में बाढ़ आती है तो पानी किनारों से बाहर फैल जाता है और अपने साथ लाई बारीक उपजाऊ मिट्टी, मतलब सिल्ट, को दूर दूर तक बिछा देता है। हर बाढ़ के साथ मिट्टी के परतें जमती जाती हैं, जिससे बहुत उपजाऊ बाढ़ का मैदान बनता है। यही वो जमीन है जिसने दुनिया की कई महान सभ्यताओं को पाला है, जैसे नील नदी घाटी या अपने यहाँ गंगा का मैदान। मैंने सुना है नदी किनारों पर ऊंची मेड़े जैसी भी बना देती है, तटबंध। हाँ, ये भी जमाव का ही नतीजा है। बाढ़ के दौरान नदी अपने ठीक किनारों पर थोड़ा मोटा मलबा जमा करती है। धीरे धीरे ये जमाव हल्के ऊंचे बांध जैसे बन जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तटबंध या लेविस कहते हैं। लोग अक्सर इन्हें और ऊंचा करके कृत्रिम तटबंध बनाते हैं ताकि बाढ़ रोकी जा सके, लेकिन कभी कभी ये टूट जाते हैं और तब तबाही होती है, जैसे चीन की हुआंग हो नदी, जिसे चीन का शोक कहते थे, उसके साथ होता था। अच्छा, नदियों के पास कभी कभी वो चांद जैसे आकार की झीलें दिखती हैं। वो क्या हैं? गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। हाँ, वो विसर्पों का ही नतीजा है। जब कोई विसर्प, वो मोड़, बहुत ज्यादा घूम जाता है तो उसके दो मोड़ एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। अब नदी हमेशा छोटा रास्ता ढूंढती है, तो वो उस गर्दन जैसे संकरे हिस्से को काटकर सीधा बहने लगती है। तो जो पीछे छूटा हुआ घोड़े की नाल या बैल के खुर जैसा मोड़ होता है, वही गोखुर झील कहलाता है, ऑक्सबो लेक। समय के साथ ये भरकर दलदल भी बन सकती हैं। और आखिर में जब नदी समुद्र से मिलती है तब बनता है डेल्टा, है ना? सही कहा। बिल्कुल अंत में समुद्र या किसी बड़ी झील में मिलते ही नदी की गति एकदम खत्म हो जाती है, शून्य। अब वो अपने साथ लाए बारीक से बारीक मलबे को भी नहीं संभाल पाती और उसे मुहाने पर जमा कर देती है। सालों साल ये मलबा जमा होकर एक पंखे या त्रिभुज डेल्टा के आकार का बड़ा मैदान बना देता है। यही डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा इसी ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा दिखता था, इसीलिए ये नाम पड़ा। तो डेल्टा पर नदी एक धारा में नहीं रहती, वो बढ़ जाती है। हाँ, जमा हुआ मलबा नदी के रास्ते में रुकावट डालता है, तो नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, जो अलग अलग रास्तों से समुद्र तक पहुंचती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े और उपजाऊ डेल्टाओं में से एक है। डेल्टा बनने के लिए जरूरी है कि नदी खूब सारा मलबा लाए और समुद्र शांत हो, मतलब ज्यादा तेज लहरें या धाराएं ना हो जो मलबे को बहा कर ले जाएं। तो नदी ने अपनी पूरी जीवन यात्रा पूरी कर ली, पहाड़ से समुद्र तक। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी नदी फिर से जवान हो जाए? एक नदी का नवजीवन या रिवर रिजुमिनेशन जैसी बात भी होती है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये तब होता है जब जमीन का हिस्सा, मतलब भूभाग, ऊपर उठ जाए, जिसे उत्थान कहते हैं, या फिर समुद्र का स्तर नीचे चला जाए। दोनों ही सूरतों में नदी की ढलान फिर से तेज हो जाती है, उसे नई ऊर्जा मिल जाती है और वो अपनी घाटी को फिर से गहरा काटना शुरू कर देती है, जैसे युवावस्था में करती थी। इसे ही नवजीवन कहते हैं। अच्छा,
तो इसका असर जमीन पर कैसे दिखता है? क्या खास चीजें बनती हैं इससे? देखिए, जो पुरानी चौड़ी घाटी का तल था वो अब ऊपर उठ जाता है। नदी उसके बीच में एक नई संकरी घाटी काटती है। इससे पुराने घाटी तल के अवशेष नदी के दोनों किनारों पर सीढ़ियों जैसे दिखते हैं। इन्हें नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेसेस कहते हैं। कई नदियों किनारे ये दिखते हैं, और अगर नदी पहले से विसर्प बना रही थी तो वो विसर्प भी गहराई में कट जाते हैं, बहुत गहरे। इन्हें गभित विसर्प या इंसाइज्ड मिएंडर्स कहते हैं। ग्रैंड कैनियन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोलोराडो नदी जमीन के हजारों फीट ऊपर उठने के कारण इतनी गहरी कट गई है और उसमें गभित विसर्प भी हैं। समझ गया। तो हमने देखा कि नदियां धरती को कैसे आकार देती हैं। ये एक बहुत ताकतवर प्रक्रिया है, लेकिन ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा तो नहीं है। ये इंसानों के लिए क्या मायने रखती हैं? नदियों से हमारा क्या रिश्ता है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ भूगोल नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नदियों से हमारा रिश्ता बहुत गहरा और कह सकते हैं दोहरा है। ये जीवनदायिनी भी हैं और कभी-कभी विनाशकारी भी। एक तरफ ये पीने और सिंचाई के लिए पानी देती हैं। सोचिए, सिंधु, गंगा, नील के मैदानों की खेती सब नदियों की देन है। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उसका स्रोत है। परिवहन के सस्ते रास्ते हैं, जैसे अमेज़न या चीन की यांगसी नदियाँ। हाँ, परिवहन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण शायद वो उपजाऊ जमीन। हाँ बिल्कुल, नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान और डेल्टा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ इलाके हैं। बड़े बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे हैं। नदियाँ मछली पालन का आधार हैं, उद्योगों को पानी देती हैं और अक्सर देशों के बीच प्राकृतिक सीमाएं भी बनाती हैं। ये तो हुए फायदे, और दूसरी तरफ चुनौतियां क्या हैं? क्या नुकसान है? चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे ऊपरी मार्ग के रैपिड्स और झरने, वो नाव चलाने में बाधा डालते हैं। मुहाने पर जमा होने वाली गाद बंदरगाहों को उथला बना देती है, जहाज़ों को आने जाने में दिक्कत होती है। नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं, जो बसावट के लिए खतरा है। विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं, जैसा हमने हुआंगो में देखा, और कभी-कभी बीमारियां भी फैला सकती हैं। पानी का स्तर मौसम के साथ बहुत घटता बढ़ता है, वो भी एक समस्या है। तो ये एक संतुलन है। हमें नदियों की ज़रूरत है, लेकिन हमें उनके खतरों से भी निपटना होता है। तो आज हमने नदी की इस अद्भुत यात्रा को देखा, कैसे वो पहाड़ों से निकलकर धरती को काटती छांटती, मोड़ लेती हुई, मैदान बनाती हुई समुद्र तक पहुंचती है, और रास्ते में गॉर्ज, कैनियन, झरने, विसर्प, बाढ़ के मैदान और डेल्टा जैसी कितनी ही अलग-अलग दिलचस्प आकृतियां बना देती है। और हमने ये भी समझा कि ये प्राकृतिक ताकतें हमारे जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। ये हमें संसाधन देती हैं, अवसर देती हैं, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी पेश करती हैं। और ये सचमुच एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है हमारे अपने कार्यों के बारे में। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। जिस तरह से आज हम इंसान नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं, उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं, इन सब का इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर और जो भू आकृतियां हमने आज डिस्कस की, उन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? क्या हम नदी के संतुलन को, उसके प्राकृतिक काम को ज़रूरत से ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं? ये सवाल हमें भविष्य के बारे में और नदियों के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।